हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आई सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम जो है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के अंतर्गत जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो है थॉर्नडाइक का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत और थॉर्नडाइक का बुद्धि का सिद्धांत। ये दो टॉपिक है जो आपका जो है सीडीपी के अंतर्गत जो है पूछा जाने वाला टॉपिक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि जो मनोवैज्ञानिक हैं सीडीपी के अंतर्गत जो पूछे जाते हैं सीटेट में, वहाँ से आपको क्वेश्चंस भर भर के मिलते हैं। इसलिए इन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना होगा। ठीक है, इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। तो ये एक थ्योरी वीडियो है और एक एमसीक्यू वीडियो है। मतलब पहले मैं आपको नोट्स दूंगा, थ्योरी नोट्स दूंगा, वन लाइनर नोट्स है। बहुत ही आसान तरीके से समझाया मैंने। इस थ्योरी को पढ़ने के बाद आपका थॉर्नडाइक से संबंध में क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। मैं फिर से कह देता हूँ, ये थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है जितना देखने में सिंपल लगता है उतना सिंपल है नहीं। इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप गलत कर देंगे। इसलिए आप इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। आप टॉपिक को सरसरी निगाह से भी अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। आज का जो टारगेट है वह 50 लाइक्स का। लाइक मोटिवेशन के लिए हम आपके लिए इसी प्रकार से टॉपिक्स लेकर के आते रहेंगे। तो देखिए, थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वो सिद्धांत क्या है। तो देखिए, इन्होंने अधिगम सिद्धांत दिया था और इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था 1898 में किया गया था। थॉर्नडाइक का सिद्धांत जो है मुख्य रूप से सीखने के सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है। तो याद रखिएगा, थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वो है एक अधिगम सिद्धांत। इसे सीखने का सिद्धांत भी कहते हैं। याद रखिएगा, ये सभी पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट की ओर कि थॉर्नडाइक का जो अधिगम सिद्धांत है, जिसे कहते हैं लर्निंग जो है थ्योरी, या फिर हम सीखने का सिद्धांत कह सकते हैं। तो थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग का प्रयोग जो है, इस सिद्धांत को हम प्रयोग त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, प्रयोग और त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। इसको नोट कर लीजिए। देखिए, मैं आपसे एक बहुत अच्छा आसान ट्रिक बता रहा हूं। कोई भी चीज आप पढ़ रहे हो, मनोवैज्ञानिक मान लीजिए कोई पढ़ रहे हो, मैं जैसे इसी की बात कर रहा हूं, तो आप सिर्फ केवल एक एक कीवर्ड लिखिए और उन कीवर्ड को अपने दिमाग में बैठाए रखिए। इसमें परिभाषाएं बहुत कम पूछी जाती है, अर्थ पूछे जाते हैं। सिर्फ केवल प्रयोग और त्रुटि का सिद्धांत का क्या मतलब है और ये किससे जुड़ा हुआ है, तो ये थॉर्नडाइक से जुड़ा हुआ है ना। तो इस बातों को आप नोट कर लीजिए और अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो आपको जो है आगे धीरे धीरे करके सारी चीजें एक एक करके क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, तो आइए अगले पॉइंट की ओर जाते हैं। इसी सिद्धांत को हम कनेक्शनवाद का सिद्धांत भी क्या कहते हैं। तो अब हम थॉर्नडाइक के संबंध में तीन चीजें जान गए। एक तो अधिगम का सिद्धांत, इसको कह सकते हैं। दूसरा जो है प्रयोग और त्रुटि का सिद्धांत भी कह सकते हैं। ठीक है, और तीसरा जो है कनेक्शनवाद का सिद्धांत भी कह सकते हैं। तो यहां पे तीन बातें आपको याद रखनी है। अब इस कनेक्शनवाद का सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किसी उद्दीपन के प्रति एक प्रतिक्रिया व्यक्त करता है और प्रतिक्रिया के बाद मिलने वाले परिणाम सुखद हैं या अप्रिय हैं, दुखद हैं, इस बात को निर्धारित करते हैं कि दोबारा प्रतिक्रिया होगी या नहीं होगी। जैसे लड्डू के बाद आपके जबान से लार गिरना, तो ये प्रतिक्रिया सुखद है कि दुखद है। तो जिसके लिए दुखद है वो तो लड्डू को देखेगा भी नहीं, और जिसके लिए सुखद है वो बार बार देखेगा। कुत्ते के जो है खाना रखने पे लार गिराना, ये जो है सुखद है कि दुखद है। बच्चे को खिलौना जो बच्चा देखता है ना, बच्चा जब खिलौने को देखता है तो एकदम से जो है सुखद अनुभव करता है, और उसी जगह किसी डरावनी चीज को देखता है तो दुखद अनुभव करता है। तो ये कनेक्शनवाद का सिद्धांत है। इसे कहते हैं एस और आर बॉन्ड कहते हैं। इसे एस और बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। मतलब यहाँ पे एस का मतलब है स्टिमुलेशन, जिसे कहते हैं उत्तेजना, और आर का मतलब होता है रेस्पॉन्स। किसी उत्तेजना के बदले आप कैसा रेस्पॉन्स करते हैं, इसी को ये यहाँ पे कनेक्शनवाद के सिद्धांत में दर्शाया गया है। बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने आपको बताया है, किसी उत्तेजना के बदले आप कैसा रिस्पॉन्स करते हैं। शेर को देखते ही आप जो है कैसा रिस्पॉन्स करोगे, कुत्ते को देख करके आप कैसा रिस्पॉन्स करोगे, और पालतू कुत्ते को देख करके आप कैसा रिस्पॉन्स करोगे, और एक छोटी सी जो है किसी और छोटे से जानवर ले लो, कोई भी जो बिल्कुल भी डरावना ना हो, है ना। जैसे घर में जो है बकरी है या फिर गाय ले लीजिए, है ना, बिल्कुल छोटा सा बछड़ा ले लिए, तो ये उस पर जो है कार्य करता है। मतलब आप कैसा रिस्पॉन्स करते हैं ये। अब उदाहरण पे जो है कुत्ता और उसके खाने का रिस्पॉन्स ले लीजिए, तो आप कितने भी उदाहरण बना लीजिए, आप पर निर्भर करता है। बाकी कनेक्शनवाद का सिद्धांत यही कहता है। तो एस और आर बॉन्ड को याद रखना, मतलब स्टिमुलेशन उत्तेजना और प्रतिक्रिया,
है, या अनुक्रिया जो है, आर का मतलब रेस्पॉन्स आप कैसा करते हैं। बात यहाँ पे बात समझ गए होंगे। चलिए, अब थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है, थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है अधिगम का पहला वैज्ञानिक सिद्धांत माना जाता है। तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया था अधिगम का सिद्धांत, सीखने का सिद्धांत, ये वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो ये अधिगम का पहला वैज्ञानिक सिद्धांत था। और ये सिद्धांत प्रयोग और त्रुटि के माध्यम से सीखने को समझाता है। मतलब प्रयोग, बार बार प्रयोग करिए, बार बार गलती करिए, प्रयोग करेंगे गलती करेंगे, फिर प्रयोग करेंगे फिर गलती करेंगे, फिर प्रयोग करेंगे फिर गलती करेंगे, फिर प्रयोग करेंगे गलती करेंगे, एक बार इतने अनगिनत जो है प्रक्रियाएं दोहराने के बाद आप जो है जो भी आप सीखना चाहते हैं वो आप प्रॉपरली बिल्कुल अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। तो जो भी आपका अधिगम है वो इसी पर टिका हुआ है, प्रयोग और त्रुटि। जैसे छोटा बच्चा जब चलने की कोशिश करता है तो उससे पहले घिसने की कोशिश करता है ज़मीन में, फिर वो धीरे से खड़ा होता है, फिर भड़ से गिर जाता है, फिर वो जब चलता है तो फिर गिर जाता है ना, एक कदम बढ़ाए तो गिर गया, फिर धीरे धीरे 4 कदम बढ़ाता है, फिर 6, फिर 10, फिर दौड़ने लगता है, दौड़ने पे भी गिरता है। तो यही होता है प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, जिसे कहते हैं ट्रायल एंड एरर सिद्धांत भी कहते हैं। जैसे बच्चा बार बार प्रयास करता है और गलतियां करता है और अंत में सही चीज़ों को जो है कर लेता है, सही उत्तर पा जाता है। यहाँ पे बात समझ गए। तो ये सिद्धांत सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है, किससे? थॉर्नडाइक से जुड़ा है। ये सिद्धांत बताता है कि व्यवहार और उसके परिणामों के बीच संबंध कैसे सीखने को प्रभावित करता है। तो व्यवहार, वही मैंने यहाँ पे इसी बात को हो रहा है, एस और आर की बात हो रही है। स्टिमुलेशन मतलब आपका व्यवहार को उत्तेजना कह लीजिए। अब देखिए यहाँ पे शब्दों को पकड़िए, व्यवहार और परिणाम के बीच में संबंध कैसा है, एस और आर के बीच में संबंध कैसा है। इससे ये होगा कि आप सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे, सुखद है कि दुखद है, ये है। और ये ही चीज़ें आपके सीखने को प्रभावित भी करेंगे। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। अब ये सिद्धांत का मुख्य प्रयोग किस पर हुआ है? तो इन्होंने जो है थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर टेस्ट किया है। और इनके सिद्धांत, इनके जो टेस्ट को पजल बॉक्स के रूप में भी जाना जाता है। एक डब्बा है, उसमें जो है किसी पिंजड़े और पजल बॉक्स के दोनों ही जो है शब्द प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, अच्छा ध्यान रखिएगा, ये जो शब्द लिखे हुए हैं ये हू बहू एग्जाम में आपको ऑप्शंस में दिए जाएंगे, हू बहू या थोड़े बड़े चेंजेस होंगे। तो इनको बहुत अच्छे तरीके से नोट करिएगा या फिर अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है, इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम जो है अनुभव से आता है। तो अधिगम कहां से आता है? एक्सपीरियंस से आता है, ना कि केवल चिंतन से आता है। तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने चिंतन से कहा है, अधिगम नहीं आता, एक्सपीरियंस से आता है। मतलब ट्रायल एंड एरर, जितनी आप गलतियां करोगे एक्सपीरियंस होगा, फिर कुछ सीखोगे, फिर कुछ गलतियां करोगे, फिर कुछ सीखोगे। तो धीरे धीरे आप एक्सपीरियंस से, आप जैसे जैसे अपने कार्य को धीरे धीरे करते जाएंगे, वैसे वैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, क्रमिक रूप से सीखेंगे, तभी आप अधिगम को अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। यहाँ पे सिर्फ केवल सोचने और मनन करने से काम नहीं होगा, यहाँ पे स्वयं से चीजों को करना होगा। तो ये सिद्धांत कार्य किस पर करता है? स्वयं से कार्य करने के लिए आपको प्रेरित करता है। ऐसा नहीं कि चुपचाप अमूर्त रूप से सोचते रहे, मनन करते रहे कि हाँ भैया हो जाएगा काम, चल को साइकिल भी चलानी है कर लूंगा, ऐसे नहीं होना है। ठीक है, यहाँ पे बात समझ गए। तो ये अधिगम को प्रेरणा, अभ्यास और परिणाम प्रभावित करते हैं। तो ये जो अधिगम है ये मोटिवेशन प्रभावित कर सकता है, आप कितने मोटिवेटेड हैं, आप कितना पेशेंट, आप उसमें कितना अभ्यास करते हैं, उसमें कितना प्रैक्टिस करते हैं, ये भी आपके अधिगम को प्रभावित कर सकता है। उस कार्य का इफेक्ट कितना आपके जीवन में पड़ा, आप पर पड़ा, ये भी चीज़ें जो है अधिगम को प्रभावित करते हैं। अब आ जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि थॉर्नडाइक के जो अधिगम जो की सिद्धांत है उसके कितने नियम है? उसके 3 नियम है। उन 3 नियमों को अच्छे तरीके से रट लो। जितने भी बच्चे पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं वो इस नियम को अच्छे तरीके से रट लेना, जिसे हम कहते हैं प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम। प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम, एक एक करके हर एक नियम को अच्छे तरीके से उदाहरण के साथ पढ़ेंगे। और इस 3 नियमों को हम प्राथमिक नियम भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इस 3 नियम को हम प्राइमरी जो है रूल्स कहते हैं या प्राथमिक नियम कहते हैं। जब हमने प्राथमिक नियम की बात करी है तो इन नियमों को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। तो प्रभाव का नियम क्या है? लॉ ऑफ इफेक्ट क्या होता है? तो जिस क्रिया का परिणाम सुखद होता है उस क्रिया को दोहराने की संभावना अधिक होती है, इसीलिए हम उसे लॉ ऑफ इफेक्ट कहते हैं।
भैया किसी चीज के प्रभाव में आकर अपने कार्य को बार बार करना, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर परिणाम सुखद है तो वो आप जो क्रिया कर रहे हैं, जो भी आप सीखने का कार्य कर रहे हैं, वो बार बार आप करेंगे। अगर परिणाम दुखद है तो आप उस कार्य को नहीं करेंगे। तो यही इसका सिद्धांत है, प्रभाव का नियम, मतलब किसी चीज के प्रभाव में आना। जैसे बच्चा अगर सही उत्तर देता है तो टीचर उसकी प्रशंसा करता है और फिर वो उस खुशी में आकर के दोबारा जो है उसका उत्तर देता कोशिश करता है। या फिर जैसे आप बच्चे ने कोई कार्य किया और आपने उसको छोटी सी एक टॉफी दे दी, तो उससे सुखद होकर के वो बार बार उस क्रिया को दोहराएगा और बच्चे बिल्कुल एक्शन में कहेंगे, अरे सर मैं आंसर दूंगा, मैं आंसर दूंगा, मैं जो आंसर बताएगा मैं उसको जो है, जो छोटे बच्चों के उदाहरण दे रहा हूं मैं उसको जो है उसकी कॉपी में ये जो है बढ़िया सा स्माइली दूंगा। अब छोटा बच्चा जो है स्माइली लेने के लिए, एक छोटा बच्चा जो है कितना खुशी मनाएगा ये मैं आपको बता सकता हूं, क्योंकि मैं जो है स्कूल में जो है पढ़ा चुका हूं, तो मैं चीज़ें बता रहा हूं। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट की ओर। अभ्यास का नियम क्या होता है? लॉ ऑफ एक्सरसाइज होता है। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज होता है, देखिए, अभ्यास से अधिगम मजबूत होता है। जितना आप अभ्यास करोगे, जितना आप मेहनत करोगे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपका लर्निंग स्किल जो है मजबूत होगा। आप डे बाय डे अभ्यास करिए और डे बाय डे आपकी स्किल्स जो है बेहतर हो जाती है। ठीक है, करत करत अभ्यास से जन्मत हो तो सुजान, जो है ऐसा कुछ जो है आपने जो है पुराने जमाने के जो है पढ़ते थे ना, लकड़ी आवत जात, ऐसा कुछ मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं गलत, आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ही आपका अधिगम, या हम कह सकते हैं लर्निंग, आपका बेहतर होगा। अभ्यास ना करने से जो है चीज़ें जो है गलतियां होती हैं, मतलब आपका अब जितना आप कम अभ्यास करोगे तो गलतियां होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, एरर होने के चांसेस होंगे। जैसे बार बार आप पहाड़े दोहराने से बच्चे को याद हो जाता है, जितना ज़्यादा आप अभ्यास, कोई भी चीज़ के बारे में आप यह समझ सकते हैं। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज के रूप में जाते हैं। अब तीसरा पॉइंट है तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट ये तीनों हैं। सीखने के लिए सीखने वाले की मानसिक तैयारी आवश्यकता होती। तत्परता, आप किसी कार्य में कितने तत्पर हैं, रेडीनेस है, आप कितने जल्दी उस कार्य के लिए रेडी हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, इंटरेस्ट है आपका, मानसिक तैयारी की आवश्यकता होती है। तो बच्चा तब ही अच्छे से सीखता है जब उसके सीखने की इच्छा हो। तो तत्परता का नियम पूरा का पूरा टिका हुआ है आपके इंटरेस्ट पे, आपके रुचि पे टिका हुआ है। जब तक आपका उस कार्य में रुचि नहीं होगी तब तक आप जो है आपका अधिगम प्रभावित रहेगा। आप अगर उस काम में रुचि नहीं है तो आप उस चीज़ को बेहतर तरीके से आप सीख नहीं पाएंगे। अगर आपका उसमें इंटरेस्ट है तो आप बहुत अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। तो ये जो लॉ ऑफ रेडीनेस है, या कह सकते हैं तत्परता का नियम, ये इसी सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे बहुत ही सामान्य, बहुत ही सिंपल बातों में मैंने आपको इनके सिद्धांत को समझाया है। ठीक है, आइए कुछ और भी चीज़ों को देख लेते हैं। तो देखिए, हमने अभी तक जो नियम पढ़े हैं वो प्राइमरी नियम है। अब आ जाते हैं कि द्वितीयक नियम क्या है। तो थॉर्नडाइक ने दो द्वितीयक नियम भी दिए हैं। तो द्वितीयक नियम में एक प्रत्याहार का नियम है, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्सेस। ध्यान रखिएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों याद कर लेना इसमें, क्योंकि इनमें बड़ा कंफ्यूजन होगा एग्जाम में जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्सेस में मतलब, अब मल्टीपल रेस्पॉन्स का मतलब होता है कि अधिगम में व्यक्ति विभिन्न प्रयास करता है, एक प्रयास नहीं करता, बहुत सारे प्रयास करता है जब तक वो सही उत्तर ना पाले। ठीक है, मल्टीपल रेस्पॉन्सेस उसमें करता है। जैसे बच्चा अगर मैथ के प्रश्न को कई बार अलग अलग तरीके से हल करने की कोशिश करता है, तो यही उसका कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्सेस, प्रत्याहार का नियम। नेक्स्ट है अनुप्रयोग का नियम। तो लॉ ऑफ एटीट्यूड या लॉ ऑफ सेट्स कहते हैं इसे। अब ये जुड़ा है मानसिक जो है चीजों से, आपके दृष्टिकोण से, आपके इंटरेस्ट से, आपके अनुभव से, आपके जो है चिंतन से, मनन से। तो ये अधिगम जो है व्यक्ति की मानसिक तैयारी, उसका दृष्टिकोण, उसका पूर्व अनुभव का प्रभाव जो है नई शिक्षा पर पड़ता है। जो छात्र विज्ञान को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखता है वो उसे अच्छे तरीके से सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अनुरूपता का सिद्धांत, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ एनालॉग क्या होता है? तो सीखने वाला जटिल परिस्थिति में भी जो है महत्वपूर्ण तथ्यों पर ध्यान देता है। ठीक है, तो जटिल जो है महत्वपूर्ण तथ्यों पर ध्यान देता है। यहाँ पे जैसे अंग्रेजी की कहानी पढ़ते समय छात्र जो है मुख्य पात्र और घटना पर ध्यान देता है, ना कि हर शब्द पर ध्यान देता है। नेक्स्ट पॉइंट है
प्रतिक्रिया समूह का सिद्धांत, तो लॉ ऑफ रेस्पॉन्स बाय एनालॉजी, यहाँ पे क्या होता है, व्यक्ति पुराने अनुभवों का प्रयोग नई परिस्थिति में करता है। याद रखना इंपॉर्टेंट भी है। बच्चा जिसे हिंदी कविता में तुकबंदी सीखी है वो अंग्रेजी कविता में तुकबंदी पहचानने की कोशिश करता है। ठीक है, यहाँ पे ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे साइकिल चलाना जो है, अगर आपको साइकिल चलाना आता है तो आप बाइक भी चलाना अच्छे तरीके से सीख जाएंगे, बहुत जल्दी सीख जाएंगे। तो नया अनुभव, पुराना अनुभव आपके नए अनुभव में जो है मदद कर रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो प्रतिक्रिया समूह का सिद्धांत यही कहता है। ठीक है, नेक्स्ट है संयुक्त जो है प्रतिक्रिया का नियम। तो यहाँ लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, अधिगम जो है एक स्थिति से दूसरी स्थिति में स्थानांतरित होता है, मतलब ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कुत्ते को पहले घंटी की आवाज पर भोजन दिया जाता है, फिर जो है शब्द सुनकर वो प्रतिक्रिया देने लगता है। तो एक स्थिति से दूसरी स्थिति में ट्रांसफर हो गया। ठीक है, यहाँ पे बात समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चंस भी देखेंगे इससे रिलेटेड। अब थॉर्नडाइक ने प्रयोग किस पर किया था, मैंने अभी आपको बता दिया था पहले ही कि पिंजरे को इन्होंने बिल्ली को जो है एक पिंजरे में रखा, जिसमें जो है बाहर निकलने का रास्ता एक लीवर दबाने का पर खुलता है। तो बिल्ली ने जो है शुरुआत में कई जो है गलत प्रयास किए होंगे, जैसे दीवार पर चढ़ना, खरोचना, फिर गलती से उसने लीवर दबा दिया होगा। बार बार प्रयास के बाद वो सीख गई कि लीवर दबाकर ही बाहर निकलना संभव है। तो यही प्रयोग और त्रुटि का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, तो मूल जो है पूरा सिद्धांत इसी पे टिका हुआ है। बात यहां पे समझ गए। चलिए, अच्छा, इनके सिद्धांत की कुछ अपनी सीमाएं भी हैं, तो वो सीमाएं क्या है इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत मुख्य रूप से जानवरों पर आधारित था। इन्होंने जो टेस्ट किया वो बिल्ली पर टेस्ट किया। इन्होंने मानव की संज्ञानात्मक जो है प्रक्रियाओं के बारे में ही सोचा नहीं, जैसे उनकी मानव की सोच अलग होती है, उनकी समझ अलग होती है, उनका मूर्त और मूर्त सोच अलग होता है, इसको जो है इन्होंने पूरी तरीके से नज़रअंदाज किया। तो ये गेल्टाल्टवादियों द्वारा जो है आलोचना का शिकार हुआ था। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत का जो है आलोचना किसने की, तो गेस्टाल्टवादियों जो है इनकी आलोचना की, जिन्होंने जो है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत पर जोर दिया था। ठीक है, हम आगे जो है इस पर भी चर्चा करेंगे। शिक्षण में जो है थॉर्नडाइक का यूज क्या है, इस जो पूरा सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं आखिर इसका टीचिंग में यूज क्या है। तो देखिए, ये बच्चों को स्वयं प्रयास करने के अवसर देने के लिए जाना जाता है। ये बातें आप ध्यान समझ गए होंगे। सकारात्मक परिणाम जो है से सीखने की जो है व्यक्ति की गति बढ़ जाती है, इसलिए हमेशा जो है जो सकारात्मक से रूप से जो है बच्चे को मोटिवेट करते रहना चाहिए। ये भी चीज़ें हैं यहाँ पे। प्रशंसा और पुरस्कार और अभ्यास से सीखने को मजबूत किया जा सकता है। तो प्रशंसा करते रहिए, पुरस्कार देते रहिए, निरंतर अभ्यास करिए, तो आपका जो लर्निंग स्किल्स हैं वो आपकी अच्छी हो जाएंगी, मजबूत होंगी और बेहतर होती जाएंगी, स्किल्स बढ़ती जाएंगी। ठीक है, अब आ जाते हैं, देखिए ये थॉर्नडाइक का जो अभी तक मैंने सिद्धांत बताया है, ये सिद्धांत है अधिगम से संबंध में, लर्निंग के संबंध में, अभ्यास के संबंध में। ठीक है, अब आ जाते हैं थॉर्नडाइक ने बुद्धि के संबंध में भी जो है सिद्धांत दिया था। तो इनका जो बुद्धि का सिद्धांत है उसको हम बहुकारक सिद्धांत कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बुद्धि के सिद्धांत को हम बहुकारक सिद्धांत कहते हैं। आप ध्यान रखिएगा, इन पॉइंट्स को नोट कर लेना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाइए इस वीडियो को, और अच्छे तरीके से कंप्लीट रूप में इस वीडियो को देखा करिए। आप, हमारा और आपका जो उद्देश्य है वो है अच्छे नंबर जो है दिलाना, मेरा उद्देश्य है, और आपका अच्छे नंबर लाना है। और अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आपको ऐसे ही पढ़ना होगा और कंप्लीट टॉपिक करना होगा। ये टॉपिक जो है आप पूरे इंटरनेट में ढूंढोगे तो इतना कंप्लीट रूप में आपको कोई नहीं वीडियो देगा। अब मैं आपको जो दूंगा वो आपको कोई नहीं देगा। चाहे मेरे क्वेश्चंस आप देख लो और फिर जो है दूसरे के वीडियो देख लो, चाहे किसी का भी वीडियो देख लो, मेरे जैसे क्वेश्चंस आपको कोई भी इतने डाइवर्सिटी के साथ, इतने डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आपको कोई नहीं कराएगा। ठीक है, क्योंकि ये बुक्स में मिलेंगे ही नहीं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से लगाइए ताकि आप अच्छे तरीके से टॉपिक्स को कवर कर लें। ठीक है, तो आइए बहुबुद्धि सिद्धांत को भी देख लेते हैं। बहुकारक सिद्धांत मल्टी फैक्टर थ्योरी है इसे कहेंगे। ठीक, तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि को व्यवहारिक समस्याओं को सुलझाने की क्षमता माना।
यह सिद्धांत बुद्धि को एक सामान्य जनरल क्षमता के बजाय विभिन्न जो है विशिष्ट क्षमताओं का संयोजन माना। तो इन्होंने क्या कहा कि कोई बुद्धि केवल जनरल फैक्टर नहीं है, केवल सामान्य फैक्टर नहीं है, इन्होंने इसकी जगह इन्होंने कहा कि बहुत सारी विभिन्न क्षमताओं का समायोजन है, संयोजन है, मिला जुला रूप है। ठीक है, थॉर्नडाइक ने तर्क दिया कि बुद्धि केवल एक जो है सामान्य कारक के बजाय कई विशिष्ट क्षमताओं का समूह है। जैसे किसी में सिंगिंग भी हो सकती है, किसी में जो है भाषा की क्षमता अलग हो सकती है, किसी में फिजिकल स्ट्रेंथ को लेकर के हो सकती है, किसी में दूसरों को जो है इमोशंस को समझने की क्षमता हो सकती है ना, कोई प्रकृति को समझने की क्षमता हो सकती है। तो ये ऐसे कई जो है विभिन्न कार्यों में जो है अलग अलग स्तर पर प्रकट होती है। तो ये सब विभिन्न क्षमताओं को जो मैंने अभी आपको नाम दिए सभी का समूह होता है एक बुद्धि। थॉर्नडाइक ने चार्ल्स स्पीयरमैन के सामान्य बुद्धि, जिसमें कहा था स्पीयरमैन ने जो सिद्धांत दिया था वो जनरल फैक्टर दिया था। स्पीयरमैन एक जो है कारक का सिद्धांत दिया था जिसमें कहा था कि बुद्धि केवल एक सामान्य बुद्धि होती है, जनरल फैक्टर होती है। तो थॉर्नडाइक ने इनके स्पीयरमैन के जो सिद्धांत था इसका जो है विचारों का खंडन किया था। कहा बुद्धि कार्य विशिष्ट होती है, कार्य विशिष्ट होती है, ना कि सामान्य बुद्धि के रूप में कार्य होती है। इस पॉइंट को नोट कर लेना। थॉर्नडाइक ने स्पीयरमैन के जो है सिद्धांत की आलोचना की थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वो शिक्षा में व्यक्तिगत अंतरों को समझने और विशिष्ट कौशलों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। तो इनका जो सिद्धांत है वो एक तो व्यक्तिगत अंतर, बच्चों में जो व्यक्तिगत रूप से अंतर होता है, हर बच्चा अलग है, इसको समझने में मदद करता है। दूसरा विशिष्ट, अगर किसी में कोई विशिष्ट कौशल है तो उस पर ध्यान जो है आकर्षित होता है और उस पर ध्यान केंद्रित करने में भी मदद करता है और उसकी स्किल्स को डेवलप करने में भी मदद करता है, क्योंकि आपने उसके विशिष्ट कौशल को पहचान लिया है, अब सिर्फ उसको तराशना बाकी रह गया है। ठीक है, उन्होंने कहा कि सभी व्यक्ति एक जैसी बुद्धि के नहीं होते, बल्कि बुद्धि प्राकृतिक रूप से भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, तो सबके अंदर अलग अलग प्रकार की जो है विशिष्ट बुद्धि हो सकती है और कईयों में जो है एक से ज्यादा भी हो सकती है। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि जो है अनुभव आधारित है। तो यहाँ पे बुद्धि को अनुभव आधारित बताया है। थॉर्नडाइक ने जानवरों पर प्रयोग कर यह सिद्ध किया कि बुद्धि प्रयास और त्रुटि के माध्यम से विकसित होती है, जो कि मैंने पहले ही सिद्धांत में। तो बुद्धि कैसे डेवलप होती है? ये प्रयाग और त्रुटि से डेवलप होती है, मतलब ट्रायल एंड एरर पर आधारित है। ठीक है, जितना ज़्यादा आप कोशिश करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका अधिगम बेहतर हो जाएगा। और बेहतर कैसे होगा? बेहतर होगा जैसे जैसे प्रैक्टिस से, जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे आपकी चीज़ें जो है आप नॉलेज आपका मैच्योर होता जाएगा। अब देखिए वहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए थे, मैंने वहाँ पे 3 पॉइंट्स बताए थे, जहाँ पे प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम। उसी प्रकार बुद्धि के संबंध में अगर थॉर्नडाइक की बात करें तो यहाँ पे भी 3 क्षमताओं को बांटा है। एक सामाजिक बुद्धि, एक मूर्त बुद्धि और एक अमूर्त बुद्धि, अब्स्ट्रैक्ट जिसे इंटेलिजेंस कहते हैं और कॉन्क्रीट जिसे कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इन चीज़ों को भी देखेंगे। ठीक, तो बुद्धि सामाजिक, मूर्त और अमूर्त क्षमताओं का मिश्रण है, मूल अर्थ यही है बस केवल। ठीक, चलिए, तो सामाजिक बुद्धि क्या होता है? यह दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने, मतलब कम्युनिकेट करने, बातचीत करने, सामाजिक परिस्थितियों को समझने और उचित व्यवहार करने की क्षमता है। तो लोग दूसरों के साथ कैसे बातचीत करते हैं, उनके साथ सामाजिक संबंध कैसे बनाते हैं, उनके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, इसी को हम सामाजिक बुद्धि के रूप में कहते हैं, है ना। कुछ लोग सामाजिक रूप से बिल्कुल बेकार टाइप के होते हैं कि उनको बात ही नहीं करना आता, जरा सी बात का बतंगड़ इतना बना देते हैं कि हो हल्ला मच जाता है। तो उनकी जो सोशल इंटेलिजेंस होती है वो बिल्कुल तुच्छ किस्म की होती है, उसका सारा परिणाम उसके वातावरण पर निर्भर करता है। तो सामाजिक बुद्धि जो है हमारे सामाजिक संबंधों को संभालने और समझने का जो है मौका देती है, समझाने की क्षमता रखती है। ये सारी चीज़ें बहुत ही सामान्य है, जैसे हम सामाजिक रूप में हम लोग करते हैं ना, वही सब इसमें लिया हुआ है। मूर्त बुद्धि क्या है? कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। अब ये मूर्त जो होता है, मूर्त मतलब जो सामने मौजूद है, तो भौतिक वस्तुओं और ठोस समस्याओं को हल करने की क्षमता है, जैसे उपकरणों का उपयोग करना और यांत्रिक कार्य करना। यहाँ पे इसी चीज़ का मतलब है। ठीक है, तो चीज़ों का जो है उपकरणों का उपयोग करना और यांत्रिक कार्य करना। ठीक है, मैकेनिकल कार्य मूर्त बुद्धि में आता है। जैसे एक एग्जाम्पल आपसे मैं बताऊं तो जैसे लकड़ी के कोई खिलौना बनाना, ये मूर्त बुद्धि है कि अमूर्त बुद्धि है?
तो ये मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आ जाए। जैसे लकड़ी का खिलौना बनाना तो जो है यांत्रिक कार्य है, ठीक है। मशीन बनाना, मशीन से रिलेटेड कोई भी कार्य करना, ये मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आ जाएगा। मूर्त बुद्धि जो है ठोस वस्तुओं और व्यवहारिक समस्याओं से निपटने की क्षमता देती है या रखती है, क्षमता है इसमें, निपटने की क्षमता है। बच्चा जो है ब्लॉक्स से टावर बना रहा है या खिलौनों को जोड़कर नया खिलौना बना रहा है, तो ये मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आता है। तो ये एग्जाम्पल्स नोट कर लेना। एग्जाम्पल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल ही आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कभी कभी, ठीक है। कभी कभी क्या है, वो आप किस रूप में कब क्या क्वेश्चन आ जाए ये मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि हर बार एक जैसा नहीं आता, लेकिन डिफरेंट, एक ही क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। जब आप मेरे 50 क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि एक क्वेश्चन कितने नए नए प्रकार से पूछा जाता है, ठीक है। अमूर्त बुद्धि क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। तो ये प्रतीकों, विचारों, अवधारणाओं, जैसे गणित की भाषा क्या होती है, भाषा और तर्क के साथ काम करने की क्षमता है। तो ये आप जो मन में चल रहा है ना, इमेजिनेशन आधारित जो है ये बुद्धि होती है। अपनी सोच आधारित आप जो कार्य करते हैं, अपने मन में जो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने का कार्य करते हैं, ये सब अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत आता है। अमूर्त बुद्धि प्रतीकात्मक और वैचारिक समस्याओं को हल करने की क्षमता का नाम है। तो ये प्रतीकात्मक रूप से अपनी समस्याओं को हल करना और वैचारिक रूप से समस्याओं को हल करने की क्षमता है। अमूर्त बुद्धि में जो है चिंतन, गणना, तर्क शक्ति की क्षमता, बच्चा गणित के प्रश्नों को कैसे हल करता है या पहेलियों को सुलझाता है, इसमें सब ये सब आता है, ठीक है। तो चिंतन करना और तर्क जो है लगाना, किसी से तर्क आप तभी लगाओगे ना जब आपका अमूर्त सोच आधारित होगी, आपका सोच जो है अमूर्त होगी, आप जो है मन ही मन में चीज़ों को जो है सोच पाते हो और उसका उत्तर दे पाते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जा करके आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक। अब आ जाते हैं इसके संबंध में क्वेश्चंस क्या आते हैं। पूरा थ्योरी पढ़ डाला, अच्छे तरीके से नोट कर लिया होगा, नोट्स भी बना लिया होगा। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को देखने और फटाक फटाक जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इससे पहले क्वेश्चंस को लगाना शुरू करें तो जिन्होंने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो थॉर्नडाइक जो है किस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं? तो ये आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि थॉर्नडाइक ने अधिगम का सिद्धांत दिया था, लर्निंग सिद्धांत दिया था, सीखने का सिद्धांत दिया था, और प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत भी कहा जाता है, और कनेक्शनवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। इतने नामों में से कोई तो नाम मिला होगा, कनेक्शनवाद का सिद्धांत। ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई भी गड़बड़ी तो नहीं हो रही होगी, ठीक। कनेक्शनवाद का मूल आधार क्या है? तो देखिए, कनेक्शनवाद का जो मूल आधार है, उत्तेजना और प्रतिक्रिया का कैसा संबंध है, एस और आर बॉन्ड वाली जो अवधारणा मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो उसी चीज को यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब आप जिस चीज के लिए कैसी उत्तेजना प्रदर्शित करते हैं, है ना, उसके लिए आपका रिस्पॉन्स भी वैसा ही होगा, ठीक है। यहाँ पे समझ गए? तो उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच संबंध को ये कनेक्शनवाद दर्शाता है। परीक्षण और त्रुटि विधि, ट्रायल एंड एरर, ये सिद्धांत किसने दिया था? तो ये सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। और ये सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है? तो ये अधिगम के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक दृष्टि से संबंधित है? तो ये सिद्धांत व्यवहारवादी दृष्टिकोण से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे बी है। इसका संबंध होता है एस और आर बॉन्ड से, ठीक है, जिसका मतलब होता है कि स्टिमुलेशन और रिस्पॉन्स, मतलब उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच ये संबंध को दर्शाता है व्यवहारवादी सिद्धांत। ये मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित है। मानवतावादी तो कोई लेना देना नहीं, संज्ञानात्मक से कोई, रचनावादी से भी नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट होगा। नेक्स्ट, थॉर्नडाइक के अनुसार लॉ ऑफ इफेक्ट का क्या अर्थ है? तो लॉ ऑफ इफेक्ट का जो अर्थ है कि भैया सुखद परिणाम से जो है सीखना हमारा मजबूत होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के अधिगम के कितने प्रमुख नियम बताए गए? तो थॉर्नडाइक ने 3 प्रमुख प्राइमरी नियम दिए थे। अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। इन तीनों नियमों को अच्छे तरीके से घोट के पी जाना, ठीक है। सेकेंडरी नियम बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक का मूल नियम नहीं है? तो यहाँ पे 3 नियम जो थे उसको याद करना, तत्परता, प्रभाव, अभ्यास। यहाँ पे जो नहीं है वो है डी, आंसर गलत है। अगला क्वेश्चन,
थॉर्नडाइक का कौन सा नियम कहता है कि किसी प्रतिक्रिया को जितनी बार दोहराया जाए वो उतनी ही मजबूत होती है? तो यहाँ पे जब बार बार आप चीज़ों को अभ्यास करते हैं, बार बार गलतियां करते हैं, तो ये जुड़ा हुआ है अभ्यास के नियम से। 8वें का यहाँ पे बी आंसर है, ट्रायल एंड एरर से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट होगा। बच्चों को सीखने के अवसर दो, वो स्वयं प्रयास से सीख जाएगा। ये विचार किसका है? तो देखिए, बच्चों को सीखने का अवसर दो और वो स्वयं के प्रयास से सीखेगा, मतलब स्वयं का प्रयास करेगा तो जितनी गलतियां करेगा, गलतियां करे तो कुछ ना कुछ सीखेगा। तो अपनी गलतियों से सीखने की बात हो रही है यहाँ पे। तो आंसर हो गया थॉर्नडाइक, ट्रायल एंड एरर। डिफरेंट, एक ही चीज़ लेकिन डिफरेंट डिफरेंट भाषा में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पूछी जाती है। ठीक है। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना किस प्रकार होता है? तो यहाँ पे देखिए, सीखने के संबंध में इन्होंने कहा कि ये सीखना धीरे धीरे होता है, ना कि अचानक बिना प्रयास और केवल स्मृति आधारित नहीं होता। यहाँ पे धीरे धीरे होता है। ये सिद्धांत भी काम करता है ट्रायल एंड एरर पे। जितना ज़्यादा आप कोशिश करेंगे, गलतियाँ करेंगे, सीखेंगे, यही इसका मूल जो है अर्थ निकलता है। ठीक। थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स का क्या आशय है? तो देखिए, थॉर्नडाइक का जो लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स है, इसका मतलब है कि भैया बार बार जो है प्रयास से अधिगम अच्छे तरीके से प्रभावित होता है। तो जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे आप अधिगम और अच्छे तरीके से कर पाएंगे और आपका अधिगम अच्छा होगा। तो बच्चा बार बार विभिन्न प्रयास करता है। आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, ये सेकेंडरी जो है नियम के अंतर्गत आता है। अधिगम का कौन सा नियम कहता है कि यदि उत्तर जो है संतोषजनक हो तो वह मजबूत होता है? तो मतलब अगर उत्तर संतोषजनक निकला तो ये जो है अधिगम आपका मजबूत होगा। तो ये प्रभाव का नियम है। ठीक है। तो किसी चीज़ के प्रभाव में आकर, यहाँ पे प्रभाव संतोषजनक है, किसी चीज़ के प्रभाव में, जैसे टॉफ़ी मिले, उसके प्रभाव में आकर के जो है आपका अधिगम मजबूत हो जाए। तो यहाँ पे किसी व्यक्ति के संपर्क में आ जाए, जैसे लड़का और लड़की दोस्त हैं और एक दूसरे का जो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं, फिर एक दूसरे के प्रभाव में आकर के पढ़ाई करने लगते हैं, फिर टुकरा के मेरा प्यार इम्तहान देखेगी और आईएएस बन जाते हैं। तो यहाँ पे इसी का प्रभाव में आकर के मैंने ये कार्य किया। ठीक है। थॉर्नडाइक के अनुसार कोई व्यक्ति जब तक सही उत्तर नहीं पा लेता तब तक विभिन्न प्रयास करता रहता है। ये किस नियम से संबंधित है? तो देखिए, जब तक करता रहेगा, ये अभ्यास का नियम से संबंधित है, ट्रायल एंड एरर से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा। ठीक है। थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ एटीट्यूड और सेट्स जो है किस पर बल देता है? तो देखिए, ये सिद्धांत जो है ये बल देता है मानसिक तैयारी पर, उसके चिंतन मनन जो है, उसके रुचि इंटरेस्ट, इस सब पर जो है कार्य करता है। आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलेशन और रेस्पॉन्स? मतलब एस और आर बॉन्ड की बात हो रही है। ठीक है। उत्तेजना और क्या बोलते हैं प्रतिक्रिया के बीच जो है संबंध को ये दर्शा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे थॉर्नडाइक का नाम आ जाना चाहिए। आंसर हो गया बी। ठीक। अब देखिए, बार बार थॉर्नडाइक है तो आपको पता है कि आंसर थॉर्नडाइक है, लेकिन जब आप क्वेश्चंस को 30 क्वेश्चंस को कर दीजिए और इसमें से 5 क्वेश्चंस दे दीजिए, है ना, 25 क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से दे दीजिए और 5 क्वेश्चन इसी टॉपिक से देखिए, तब देखिएगा आप क्वेश्चंस के आंसर गलत लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप अंदाजा नहीं लगा पाओगे कि यहाँ पे आंसर थॉर्नडाइक ही है। बात यहाँ पे समझिएगा कि कीवर्ड पकड़ो, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स शब्द नहीं बदलेगा, तो एस और आर बॉन्ड नहीं बदलेगा और जिसका संबंध थॉर्नडाइक से है, ये बात याद रखना। रेस्पॉन्स बाय एनालॉगी का क्या अर्थ है? तो रेस्पॉन्स बाय एनालॉगी का अर्थ यही है कि तुलना द्वारा जो है उत्तर देना यहाँ पे है। ठीक है। नेक्स्ट, थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ एनालॉगी किसे बताता है? तो जो यहाँ पे 17वें का आंसर है, ये उपमा द्वारा सीखना। वहां पे तुलना द्वारा सीखना, उपमा द्वारा सीखना, कुछ भी आंसर हो सकता है। ठीक है। पुरानी सीखी हुई बात को नई जो है सीखी भाई नई बातों में जो है मिलाना, रिस्पॉन्स करना, है ना। तो ये सब जो है सिद्धांत है लॉ ऑफ एनालॉगी के अंतर्गत। किसी समस्या में व्यक्ति केवल महत्वपूर्ण तथ्यों पर ध्यान देता है, तो ये किस पर कार्य करता है?
तो अगर कोई महत्वपूर्ण तथ्यों पर काम दे रहा है तो वो है प्रबल तथ्यों का नियम। आंसर हो गया ऑप्शन बी। तो इसे कहते हैं इसे प्रबल तत्वों के नियम पे हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ प्राइम, लॉ ऑफ प्राइमेसी, हाँ लॉ ऑफ प्राइमेसी कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए महत्वपूर्ण तथ्यों पे केवल ध्यान देना है। ठीक है, जैसे आपको कोई चैप्टर पढ़ना है और उस चैप्टर के बारे में किसी को बताना है तो आप सिर्फ उसमें मुख्य बिंदु पर ही ध्यान देंगे, पूरी किताब के सारे पन्नों पर नहीं ध्यान देंगे। जब आप रिवीजन करते हैं टॉपिक का तब आप सिर्फ केवल मुख्य बिंदु पर ही ध्यान देते हैं, सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। जब आप रोड पे गाड़ी चलाते हैं तब आप सिर्फ केवल इंपॉर्टेंट चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। ये नहीं देते कि सब चीज़ें देखो कि कितने पेड़ हैं, कौन सा बोर्ड पे क्या लिखा है, ये सब नहीं। सिर्फ केवल आपका फोकस केवल रोड पे रहता है और बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी को कहते हैं लॉ ऑफ प्राइमेसी, जिसे कहते हैं प्रबल तथ्यों का नियम। ठीक है, यहाँ पे गलत नहीं करना प्लीज़, बहुत ही ढूंढ ढूंढ के मेहनत करके आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ, और इतना पढ़ाने के बाद भी आप ये मत कह दीजिएगा कि मेरा क्वेश्चन गलत हो गया है। और कम से कम कमेंट ज़रूर करिएगा कि कैसा लगा आपको मेरा वीडियो। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं कसम से कह रहा हूँ भैया पढ़ लो। ठीक है, क्योंकि मैं चाहूँ तो इसमें से 4, 10, 15 क्वेश्चन करा के आपको खुश कर सकता हूँ, और सिंपल 2-4 लाइन और जोड़ दूंगा और उसी को 1 घंटा पढ़ाऊंगा, खूब बोलूंगा, उसमें खूब इधर उधर की बातें भी बोलूंगा, पढ़ाऊंगा भी, तो आप लोग खूब बढ़िया से देखोगे, है ना। तो ये रहता है। और मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो ये जो मैं कह रहा हूँ कि ये सारी कंप्लीट जो है टॉपिक्स आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे तो नहीं पढ़ोगे। तो ये चीज़ें मत करिए, अच्छे से मन लगा के पढ़ो बस। ठीक है, नोट्स ज़रूर बनाना, मैं फिर से कहूँगा। 19वां क्वेश्चन, बार बार जो है बच्चा बार बार अलग अलग कोशिश करके हल ढूंढता है, यह नियम क्या है। तो यहाँ पे मल्टीपल रिस्पॉन्स हो गया। आंसर हो गया ऑप्शन ए, बार बार मल्टीपल रिस्पॉन्स देने के बाद वो अपने समस्याओं को ढूंढता है। ठीक है, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी का क्या संबंध है। तो देखिए, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी का संबंध है कि आंशिक गतिविधियों से सीखना। ठीक है, आंशिक गतिविधियों से सीखना, इसी को कहेंगे लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। नेक्स्ट, थॉर्नडाइक का संबंध जो है किस प्रकार की शिक्षा से है। तो यहाँ पे थॉर्नडाइक जो है वो कहते हैं कि प्रत्यक्ष अनुभव से ही बच्चा सीख सकता है। यहाँ पे प्रत्यक्ष अनुभव का मतलब होता है, देखिए अभ्यास करेगा तो प्रत्यक्ष अनुभव से ही करेगा, प्रभाव में भी कोई भी चीज़ किसी चीज़ के प्रभाव में आएगा तो भी अनुभव ही कर रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे जुड़ी हुई हैं, तो प्रत्यक्ष अनुभव ही इसका जो है आंसर है। थॉर्नडाइक के अनुसार प्रतिक्रिया की विविधता, रेस्पॉन्स बाय एनालॉगी का क्या अर्थ है। तो यहाँ पे जो आंसर है, मेन आंसर, इसको लाइन को नोट कर लेना, पुराने अनुभव के आधार पर नई समस्या हल करना। ठीक है, ध्यान रखना, पुराने अनुभव के आधार पर अपनी नई समस्याओं का हल करना, या पुरानी सीखी हुई बातों को नई जो है स्थिति में लागू करना। जैसे साइकिल चलाने वाला व्यक्ति जो है जल्दी ही जो है मोटरसाइकिल चलाने लग जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी। ठीक, थॉर्नडाइक के सिद्धांत की कुछ सीमाएं भी बताई थी मैंने आपको। तो वो था कि इन्होंने जानवरों पे ज़्यादा टेस्ट किया था और मानव संज्ञान को नज़रअंदाज किया था। आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट, सहचारी स्थानांतरण, एसोसिएटिव शिफ्टिंग का क्या जो है मूल अर्थ निकलता है। तो यहाँ पे क्या है, एसोसिएटिव जो है शिफ्टिंग का मूल अर्थ है कि जो है उत्तेजना का धीरे धीरे परिवर्तन। ध्यान रखिएगा, उत्तेजना का धीरे धीरे परिवर्तन। आंसर हो गया ऑप्शन बी। एक टीचर जो छात्रों को मैथ के सिद्धांतों को गणित फिजिक्स की समस्याओं में लागू करने के लिए प्रेरित करता है, वो थॉर्नडाइक के किस जो है सिद्धांत का उपयोग कर रहा है। तो वो कह रहा है कि मैथ के जो सिद्धांत होते हैं वो फिजिक्स में भी काम करते हैं और उनको अप्लाई करना सीखो। तो इसको कहते हैं प्रतिक्रिया की विविधता। आंसर हो गया ऑप्शन बी। 25 का आंसर हो गया बी। प्रभाव का नियम नहीं होगा, सहचारी स्थानांतरण नहीं होगा, तत्परता नहीं होगा। आंसर हो गया प्रतिक्रिया की विविधता। आंसर हो गया ऑप्शन बी। थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम मुख्यतः क्या होता है। तो अधिगम जो है वो निष्क्रिय, सक्रिय, केवल स्मृति और अंतर्दृष्टि। तो अंतर्दृष्टि वाला तो मैंने वो गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत था, तो यहाँ पे आंसर हो गया सक्रिय अनुक्रिया द्वारा। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन सी।
थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि किस प्रकार की होती है? तो देखिए, बुद्धि को इन्होंने मल्टी फैक्टर कहा, बहुतत्व, जिसको 3 रूप में इन्होंने डिफाइन किया था, सामाजिक, मूर्त और अमूर्त के रूप में। बुद्धि के जो है 3 प्रकार कौन से हैं? तो बुद्धि के 3 प्रकार हैं, वो है मौलिक, जिसे हम मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट, थॉर्नडाइक के सिद्धांत में त्रुटियां, गलतियां क्या भूमिका निभाती है? तो देखिए, गलतियां जो है हमें हतोत्साहित नहीं करती, हमें रोकती नहीं है, ये हमें अनुभव प्रदान करती हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। थॉर्नडाइक के अनुसार यदि अधिगम की स्थिति को बार बार दोहराया जाए तो क्या होता है? तो अधिगम कमजोर हो जाएगा? नहीं, अधिगम मिट जाएगा, अधिगम स्थिर होगा, बल्कि अधिगम आपका मजबूत होगा। आपकी लर्निंग जो है पावर, लर्निंग स्किल्स आपकी और बेहतर हो जाएगी। ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम एक प्रक्रिया है, तो अधिगम जो है अचानक घटने वाली प्रक्रिया नहीं है, तर्क द्वारा नियंत्रित प्रक्रिया नहीं है, आनुवांशिकीय भी नहीं है, ये एक जो है क्रमिक है, ग्रेजुअल होने वाली प्रक्रिया और धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। थॉर्नडाइक की किस प्रकार की बुद्धि तर्क एवं गणित से संबंधित होती है? तो यहाँ पे जो बुद्धि तर्क और मैथ से संबंधित है, ये आधारित है आपकी अमूर्त बुद्धि से। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। जितने क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट हैं, आप भूल के भी इसे छोड़ने की गलती मत करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार प्रतिक्रिया की समानता, लॉ ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स का क्या अर्थ है? तो लॉ ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स का मतलब यहाँ पे है, देखिए, समान तथ्यों में सीखा हुआ ज्ञान स्थानांतरित होता है। ऑप्शन यहाँ पे ए हो गया। जैसे समान तथ्यों में सीखा हुआ ज्ञान स्थानांतरित होता है, इसका उदाहरण कैसे दूं? जैसे किसी को टाइपिंग करना आता हो, मोबाइल में टाइपिंग करना आता है, सबको आता है, तो अब उसके सामने अगर कंप्यूटर रख दिया जाए और टाइपिंग करने दिया जाए, क्योंकि जो मोबाइल में टाइपिंग के जो सीक्वेंस होते हैं, जैसे क्वालिटी जो है कीपैड कहते हैं, वो सब वहाँ पे भी आते हैं, तो आसान होता है उसको टाइपिंग करना। जैसे किसी ने टाइप राइटर का प्रयोग कर रखा है, तो उसके लिए जो है कंप्यूटर में टाइपिंग करना आसान हो जाता है। तो समान तथ्यों में, समान तथ्य है, टाइपिंग हो रही है ना, तो समान तथ्यों में सीखा हुआ ज्ञान जो है स्थानांतरित हो रहा है, जैसे बाइक से, साइकिल से बाइक चलाना जो है सीखना। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। जैसे गणित के जो है कुछ जो है फार्मूला का प्रयोग मैथ में कर लेना, गणनाओं को मैथ में करने लग जाना, मैथ की गणनाओं को फिजिक्स में करने लग जाना, ये सब चीज़ें यहाँ पे आती हैं। बात यहाँ पे समझ गए? चलिए, थॉर्नडाइक की मौलिक बुद्धि का सबसे अच्छा उदाहरण क्या? अब देखिए, मौलिक बुद्धि का मतलब है मूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि का मतलब है कॉन्क्रीट बुद्धि, कॉन्क्रीट बुद्धि का मतलब है यहाँ पे मैकेनिकल इंटेलिजेंस। देखिए कितने सारे नाम आपको देता जा रहा हूँ, आप इन सब को नोट कर लो। तो यहाँ पे मैकेनिकल में होता है लकड़ी से खिलौना बनाना, समीकरण हल करना और किसी को समझाना। किसी को समझाना सामाजिक में आएगा, नोट कर लो भैया अगर पता नहीं है, सामाजिक में आएगा। और समीकरण हल करना ये अमूर्त में आएगा, क्योंकि ये मैथमेटिकल गणनाओं से संबंधित है। तो आंसर यहाँ पे कविताएं लिखना, तो कविताएं लिखना भी अमूर्त के अंतर्गत आएगा। भाई इमेजिनेशन से जो है आप कोई स्टोरी लिख रहे हैं तो अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट, थॉर्नडाइक की सामाजिक बुद्धि का क्या उदाहरण है? तो दूसरों की भावनाओं को समझना। आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, एक बच्चा कह रहा था कि मैं सर जो है आप बहुत जल्दी आंसर दे देते हैं, थोड़ा वेट करा करो ताकि हम भी सोच सकें। अरे भैया मैं जितना वेट करूंगा ना, पता है 1 घंटे 1.5 घंटे का वीडियो हो जाएगा। और मैं चाहता हूं कि आप चीज़ों को पढ़ लें। आप आंसर भी देना चाहते हैं तो आप क्वेश्चंस को पॉज कर लीजिए। इतना वक्त रहता है कि मैं क्वेश्चन जब आगे बढ़ाता हूं तो आपके पास पॉज करने का रहता है, आप पढ़िए और उसको फिर आगे बढ़ा दीजिए, फिर प्ले करिए। अब मैं जितना ज़्यादा रुकूंगा उतना ही ज़्यादा जो है समय उसका वेस्ट हो जाता है, इसलिए मैं रुकता नहीं हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के बुद्धि सिद्धांत का मूल विचार क्या है? चलिए आंसर दीजिए। अब देखिए कितना समय लग रहा है मुझे। तो यहाँ पे जो मूल जो है विचार है, इसे सामान्य बुद्धि नहीं कहा, एकल बुद्धि को इन्होंने नकार दिया था, भावनात्मक बुद्धि से कोई लेना दे। यहाँ पे विशिष्ट क्षमताओं के समूह को जो है डिफाइन किया था। ठीक है, बुद्धि को विशिष्ट क्षमताओं के समूह के रूप में जो है कहा था, मल्टी फैक्टर इसे थ्योरी भी कहते हैं। थॉर्नडाइक के बुद्धि के सिद्धांत का कौन सा पहलू हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से मिलता जुलता है? देखिए इनका जो सिद्धांत है दोनों का, हार्वर्ड गार्डनर का जो सिद्धांत है जिसे कहते हैं बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत, और थॉर्नडाइक का मल्टी फैक्टर थ्योरी इंटेलिजेंस सिद्धांत,
ये दोनों कहीं ना कहीं मिलता जुलता है। और ये सिद्धांत किस पर जोर देता है? ये विशिष्ट क्षमताओं पर जोर देता है, व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं को जोड़ देता है। जैसे व्यक्ति में अमूर्त सोच होना, मूर्त सोच होना, और जो है क्या बोल सकते हैं कि म्यूज़िक में अच्छा होना, कविताएं लिखना, ये सारी चीज़ें जो है इसमें जो है विशिष्ट क्षमताओं के रूप में जानी जाएंगी। ठीक है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत के आधार पर यदि एक व्यक्ति साइकिल चलाना सीखने के बाद स्कूटी चला लेता है तो ये क्या दर्शाता है? अब देखिए, मैं बार बार कितनी बार करा चुका हूं। आई होप कि ये बात आपको अच्छे तरीके से रट गई होगी। और इसका आंसर प्रतिक्रिया की समानता, लॉ ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स के रूप में आप आंसर दे रहे होंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग में किस जो है जीव या प्राणी का प्रयोग किया था? बिल्ली पर इन्होंने टेस्ट किया था। थॉर्नडाइक ने किस बॉक्स का प्रयोग करके जो है प्रयोग किया था? तो किस बॉक्स का प्रयोग करके प्रयोग किया था? तो यहाँ पे इनके बॉक्स को जो पजल बॉक्स के रूप में कहते हैं। आंसर हो गया ऑप्शन सी। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि क्या है? तो देखिए, ये ज्ञान का भंडार नहीं है, सीखने का दर नहीं, ये अनुभवों का प्रयोग करके समस्या का समाधान करना, यही बुद्धि है। आंसर हो गया यहाँ पे सी। ठीक है, अनुभव के आधार पर। थॉर्नडाइक के अनुसार सभी बच्चे जो है समान बुद्धि के होते हैं? नहीं। ये समान विषयों में रुचि रखते हैं? नहीं। एक जैसे सीखते हैं? नहीं। विभिन्न प्रकार की बुद्धि रखने वाले होते हैं। आंसर हो गया ऑप्शन बी। थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम का उपयोग करके टीचर क्या कर सकता है? प्रभाव, तो प्रभाव के उपयोग करके क्या कर सकता है? तो देखिए, प्रभाव का नियम मैंने आपको दिया था। अब आप बताइए इसका आंसर क्या है? तो भैया, सभी व्यवहार के लिए पुरस्कार देना। आंसर हो गया यहाँ पे बी। टीचर क्या करेगा? बच्चों को जो है सिखाने के लिए वो पुरस्कार देगा, उसकी तारीफ करेगा, कुछ एक टॉफ़ी दे दिया, या फिर उसकी किताब में एक छोटा सा स्टार बना दिया। देखिए, मेरी वाइफ टीचर है और वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती हैं। ठीक है। और जब वो पढ़ाती हैं तो क्या है कि छोटे छोटे आती हैं तो वो कई बार कहती हैं कि छोटे बच्चे, मुझसे एक कह रहा था मेरे गाल में जो है मैम जो है स्टार बना दो, और जब तक स्टार ना बनाओ तो वो जाके घर में शिकायत करता कि मैम ने मुझे स्टार नहीं बनाया है मेरे गाल में या हाथ में। तो मैम कहती हैं कि भैया उसके हाथ में या कॉपी में कभी कभी स्टार बना दिया करिए। तो एक जो है स्टैम्प आते हैं बहुत छोटे छोटे 10-10 रुपए के। तो मेरी वाइफ ने जो है बहुत सारे स्टैम्प खरीद रखे, जिसमें जो है स्माइली है ना, इसमें गुस्सा वाला भी बना है, इसमें थंब अप वाला भी बना है, इसमें गुड है ना, वेरी बैड, इस तरीके के जो है कुछ थम्स खरीदे लिए हैं। और वो जब भी बच्चे अच्छा काम करते हैं तो वो थंब वाला मार देते हैं उसमें, तो बहुत खुश होते हैं। तो यही पुरस्कार देने की बात आ रही है ना। और इससे क्या होता है, बच्चों की लर्निंग स्किल्स बहुत बेहतर होती है, और ये बात सच भी है। थॉर्नडाइक की अमूर्त बुद्धि का उदाहरण है, तो अमूर्त खाना पकाना अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत आएगा कि चित्र बनाना? देखिए, चित्र बनाना तो अमूर्त बुद्धि में आएगा। दौड़ लगाना तो फिजिकल स्ट्रेंथ में आएगा। चित्र बनाना, जैसे आप कोई भी मान लीजिए, आंसर तो यहाँ पे देखिए तर्कपूर्ण सोच है। ठीक है, तर्कपूर्ण सोच जो है ये अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत आएगा। अगर ये ऑप्शन ना होता तो चित्र बनाना भी आंसर हो सकता है। देखिए, चित्र बनाना कैसे अमूर्त हो सकता है? आप चित्र बनाना किससे संबंधित है? क्रिएटिविटी से संबंधित है, और क्रिएटिविटी किससे जुड़ा हुआ है? अमूर्त बुद्धि से जुड़ा हुआ है। आपने एक सोच के आधार पे अपनी एक ड्राइंग बनाई, तो ये जुड़ी हुई है अमूर्त सोच पे, इमेजिनेशन पे, सोच पे। ठीक है, तो यहाँ पे चित्र बनाना भी अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत आएगा। लेकिन यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस में सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन रहेगा वो है बी। ठीक है। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि को सबसे अधिक प्रभावित कौन करता है? तो देखिए, थॉर्नडाइक के जो माने अगर, तो सबसे ज्यादा बुद्धि को आनुवांशिकता, वातावरण और प्रेरणा प्रभावित नहीं करते, बल्कि अनुभव प्रभावित करते हैं। जो भी आपने अनुभव जो है गेन किया है, वो चीजें आपको जो है सीखने के लिए आपको प्रभावित करती हैं, आपके इंटेलिजेंस को प्रभावित करती हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। तो इस तरीके से हमारा जो टॉपिक्स थे वो जब यहाँ थॉर्नडाइक का संबंध में कंप्लीट हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, 40 लाइक्स का टारगेट है। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही है, धन्यवाद। मैं आपको डेली जो है सीटेट के संबंध में पेपर्स जो है देता रहूँगा। अभी भी जो है थोड़ी देर के बाद आपको फिर से एक पेपर जो है आपको CDP के संबंध में मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।